अच्छा देखो, आप बैठो। जो क्वेश्चन बैंक के कुछ कुछ क्वेश्चन यदि डाउट है तो वो डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें भी प्रॉब्लम है। जैसे नंबर 9 एक जन ने डाउट पूछा था, मैं तुम लोग के साथ में सॉल्व कर लेता हूँ। नंबर 9 उसको बुला के लाता हूँ, नीचे ही गया है। कंपाइलर क्वेश्चन नंबर 9, वहां पे डिफरेंट 4 केसेस है, ठीक है। हर केस को डिफरेंट समझ के ही आपको अकाउंटिंग करना है। पहले केस में ये बोला है कि जो आपके बुक्स में 100 रुपए फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर्स है, उसको आप 10 रुपए फेस वैल्यू बना दो, बट ये फुल्ली पेड अप नहीं हो रहे, दिट विल रिमेन्स पार्टली पेड अप। अब पार्टली पेड अप के केस में दो तरीका है नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का। एक तो क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है, ये जो 1000 शेयर्स है 100 रुपए का, उसको आप 10 रुपए के 10,000 शेयर्स बना दो, लेकिन उसका पेडअप कितना होगा? 8 ही होगा। यानी इन शॉर्ट, अभी आपके बुक्स में शेयर कैपिटल कितने का दिखाई दे रहा है? 1000 इंटू 80,000 पेडअप ही तो है। तो 80,000 पेडअप विल बी अगेन 80,000 पेडअप, बस नंबर ऑफ शेयर्स बदल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? नंबर 1 सिनेरियो में यहाँ फेस वैल्यू 100 रुपए वाला, लेकिन पेड अप तो 80, आपके बुक्स में तो 80,000 का ही लाइबिलिटी है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब ये फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 वाला। being equity shares subdivided ₹100 per share into ₹10 per share, being ₹8 paid up. वेयर इज जो सेकंड वाला केस है, सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है? बोल रहा है अज्यूम करो कि ये फुल्ली पेड अप ही है और इनको आप इक्विटी स्टॉक्स में कन्वर्ट कर दो, तो हमें कोई कॉल्ड अप वर्ल्ड अप नहीं करना है। नॉर्मल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू 100 रुपए, अज्यूम करना है फुल्ली पेड अप, तो वो 1 लाख होगा। इनको आप कन्वर्ट कर दो इक्विटी स्टॉक में। being equity shares converted into equity stocks. तीसरा केस में क्या बोल रहा है? प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर दो 11% अनसिक्योर्ड डिवेंचर में। प्रेफरेंस शेयर्स कितने? 1500 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 ₹100 वाले, यानी 1.5 लाख रुपए। अब उनका प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर चल रहा था। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, क्योंकि डिविडेंड तभी रिकॉर्ड होगा जब वो डिक्लेयर होगा। डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं हुआ तो वो रिकॉर्ड हो कैसे सकता है? इट विल बी ऑलवेज एज एन एडजस्टमेंट या फिर नोट्स में दिया हुआ रहेगा, कभी भी आपके आउटर कॉलम ऑफ द बैलेंस शीट में नहीं रहेगा। तो जब मेरा वो लाइबिलिटी रिकॉर्डेड ही नहीं है तो हम लाइबिलिटी रिवर्स करना ही नहीं है। अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आ जाएगा, लॉस है। 33,000 का डिविडेंड टोटल। इस टोटल वैल्यू के लिए हम क्या दे रहे हैं? टू 11% डिवेंचर, जो कि अनसिक्योर्ड है। कितने डिवेंचर टोटल इश्यू कर दिए? 1830
11% डिबेंचर issued in conversion of preference share capital and area dividend. फोर्थ केस में आपको बोला कि क्या करो, गुडविल और पेटेंट्स को राइट ऑफ कर दो। तो गुडविल है 80,000, पेटेंट्स है 27,800। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू पेटेंट That was question number 9. बस एक नोट लिखा हुआ है, प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर फॉर लास्ट 2 ईयर। ये हमेशा नोट में ही होगा क्योंकि इसका अकाउंटिंग होता नहीं है। और रिकंस्ट्रक्शन करना है। सबसे पहले मिस्टर वाई होल्ड्स 60% ऑफ डिवेंचर्स एंड मिस्टर जेड होल्ड 40% ऑफ डिवेंचर। मोरओवर rupees 1,60,000 were also payable to Mr. Y and Mr. Z respectively as trade payables। तो जब भी आप इनको सेटल डाउन करोगे तो पहले पूरा लाइबिलिटी इनको ड्यू करोगे, उसके बाद में इनको शेयर्स वगैरह जो भी इश्यू करना है करोगे। All the point number 1, all the equity shares to be converted into fully paid equity shares of 5 each। यानी हम फेस वैल्यू को बदल रहे हैं। हमारा फुल्ली पेड अप ऑलरेडी बुक्स में 10 रुपए है, उनको अपन क्या कर रहे हैं 5 रुपए का बना रहे हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बदलेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बदलेंगे, सिर्फ वैल्यू बदल रहा है, फेस वैल्यू बदल रहा है। तो क्या हो जाएगा, पहला एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए का फेस वैल्यू, वैल्यू इज 50 लाख। ये 10 रुपए वाला था जिसको अपन बना रहा है फेस वैल्यू 5 रुपए का, दैट इज 25 लाख हो जाएगा। बाकी चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। दैट विल बी ऑफ फर्स्ट जर्नल एंट्री। देखो यदि गैप मिल रहा है और आपको उस टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था, नहीं किया, आप खुद अपने आप में वो गैप क्रिएट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, यदि आप लोग को गैप था, प्रैक्टिस करना था, नहीं किया, आप खुद अपने लिए गैप क्रिएट कर रहे हैं बिटवीन पास एंड फेल, वो सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल। क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा, जैसे जैसे आप बाकी सब्जेक्ट्स में घुसते हो सिलेबस तो बढ़ता जाएगा ना। अभी टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं किया, सोचो कि अच्छा ठीक है इतना तो आता है, बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे, बाद आता ही नहीं है इंटर में। एक बार पीछे मतलब पीछे, उसको कवर अप करने के लिए आपको कुछ ना कुछ और सब्जेक्ट का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एंड यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। एक बार समझ लिया तो समझ ले, इट्स नॉट लाइक कि याद रखने का कुछ चीज है, एक बार कॉपी देखते ही वापस रिकॉल हो जाता है। लेकिन जब आप थ्योरेटिकल पढ़ोगे, आप लॉ पढ़ोगे, ऑडिट पढ़ोगे, बाकी सब उसको बार बार डेली याद करना पड़ेगा, क्योंकि वहां सच में भूल जाते हैं, तो वहां याद करना पड़ेगा। बट इसमें भूलने का कुछ भी नहीं है, जर्नल आप बचपन से करो, तो अभी जब टाइम मिले तो प्रैक्टिस करना, मतलब करना था, खत्म करना। आप चाहे उसमें उस डे में यदि कोई पर्टिकुलर डे में क्लास नहीं हुआ, कोई सेशन स्किप हो गया, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज करो। नहीं कर रहे हो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। सिलेबस तो अपने पेस में चलता जाएगा। और यदि कर लिया तो फिर भी यदि अभी कुछ नहीं है पढ़ने को, तो जितना पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो। बिकॉज इट्स नेवर कि हमने एक बार कर लिया फिर एक बार आपने रिवाइज कर लिया तो एग्जाम में अच्छे से होगा। क्यूमुलेटिव रिवीजन चाहिए। ऐसे ही बैठ के खोल के बैठ जाओ, किस चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट्स थे, मैंने क्या क्या पढ़ा था, कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती थी, उसको एक बार देख लिया, चाहे हाथ से भी नहीं किया, देख भी लिया ना, वो आपके दिमाग में रह गया। क्योंकि दिमाग से आउट होने वाला था, उससे पहले आपने वापस से रिकॉल कर लिया, तो वो रहेगा। तो ऐसे ही रिवीजन होता है। मैंने अपने टाइम में ऐसे नहीं था कि एवरी टाइम लेके सारे क्वेश्चन हाथ से कर रहा हूं, तो बाकी सब्जेक्ट कब करूंगा।
रिवीजन आप आधा घंटा में भी एक चैप्टर को कर सकते हैं, खोल के देख रहे हो, अरे जब आपने सारे क्वेश्चन अपने हाथ से किए हैं, सब कुछ सॉल्व किया, तो आपको रिदम तो पता है, प्रेजेंटेशन पता है। अब रिवीजन का तरीका क्या है, ऐसे ही खोल के बैठ गया, रात को नींद नहीं आ रहा है, फोन स्क्रॉल करने की जगह आधा घंटा, अच्छा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, याद करता हूँ उस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स थे, मैंने क्या क्या सीखा क्या नहीं सीखा। इट इज अ टाइप ऑफ रिवीजन। आप रास्ते में ट्रेवल कर रहे हो तब रिवीजन कर लेना, बट रिवीजन करते रहो भूल जाओगे। अभी ऐसे लग रहा है हाँ इजी तो है, अभी थोड़ा ब्रांच अभी लेटेस्ट किया तो ऐसा लग रहा है शायद हो जाएगा, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं आएगा, वो शायद में ही रहता है। वो शायद 100% में तब बनेगा जब आपका क्यूमुलेटिव रिवीजन चल रहा है। तो रिवीजन करो, टाइम को यूटिलाइज करो। आपके लिए तो टाइम नहीं है, बाकी कोई भी लेवल्स है, कोई फाउंडेशन में, कोई एचएस में, उनके पास जिंदगी में टाइम है, लेकिन इंटर सीरियसली करना, और इंटर हो गया ना, ट्रस्ट में सीए बनने का स्कोप बढ़ जाता है, क्योंकि आपका सीए बनने का मेजर हर्डल इंटर है। यहीं पे या तो आप विन है या फिर लूज है, यहाँ पे या तो गिव अप हो जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि ये विशियस सर्कल है, घूमता रहता है। और यही नहीं होगा तो एक डाउट आने लगता है कि साला हम इंटर ही नहीं कर पाया तो फाइनल क्या करेगा, वहां तो लेवल और इंक्रीज होगा ना। बट इंटर अच्छे से हो गया ना, ट्रस्ट में फाइनल ऑटोमेटिकली हो जाता है। देर आर बहुत लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इंटर से फाइनल के बीच में छोड़ देते हैं, एज फैक्टर को लेके या कुछ लेके, लेकिन नॉर्मली बन जाते हैं। तो आप लोग इंटर को सीरियस ले लो, ये 9 महीना आपके पास कुछ नहीं है करने को, आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, पढ़ना है, रेस्ट करना है, खाना है, और जितना भी टाइम है रिवीजन करना है। खाली टाइम मिल रहा है तो इधर उधर सब छोड़ दो, एक्स्ट्रा टाइम बीच में मिलता है, फोन की जगह रिवाइज कर लिया करो, आपको ही फायदा होगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? The preference shares are reduced to ₹50 each, and the preference shareholder agreed to forgo their area of preference dividend. लेकिन इसके बदले में भी इनको क्या चाहिए? 9% preference shares are to be converted into 10% preference shares। यानी दो चीज है, पहले तो preference shares को हम रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करके उनको क्या दे देंगे, 9% की जगह 10% प्रेफरेंस शेयर्स दोगे, और प्रेफरेंस डिविडेंड जो फॉरगॉन कर रहा है उसका अकाउंटिंग नहीं करना, क्योंकि हमने पहले ही उसको रिकॉर्ड नहीं कर रखा, तो अनरिकॉर्डेड वर्सेस अनरिकॉर्डेड कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे बुक्स में प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 20 लाख रुपए का 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू 100 रुपए वाला 20 लाख। बदले में हम इनको क्या देंगे? 10% प्रेफरेंस शेयर डायरेक्ट ही दे दो भाई, दो एंट्री करने का क्या जरूरत था? पहले आप रिड्यूस करोगे 50 रुपए, फिर अगेन एंट्री करोगे 9% टू 10%, सेम वैल्यू, कोई फायदा ही नहीं है। आप इनको डायरेक्ट 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दो, फेस वैल्यू 50 वाला, दैट इज 10 लाख, और बाकी तो वैसे भी रिडक्शन अकाउंट में जाएगा या रिकंस्ट्रक्शन। आप पहले 9% टू कैपिटल रिडक्शन करोगे, फिर और एक एंट्री करोगे 9% टू 10%। अल्टीमेटली फायदा क्या हुआ? दो एंट्री किया, एक नरेशन एक्स्ट्रा देना पड़ा, एग्जाम में टाइम भी गया, तो आप उसका तो क्लब एंट्री कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड एग्री टू कैंसिल 50%। अब यहाँ पे हमेशा सबसे पहले क्या करने का, ड्यू एंट्री पास कर लो। ड्यू एंट्री करके करोगे तो थोड़ा इजी हो जाता है। देखो लास्ट टाइम भी जब इसी टाइप का क्वेश्चन स्टडी मेट में था, कुछ ने डायरेक्ट किया था, उससे हो गया था। जब आपसे डायरेक्ट नहीं होता तो आप क्या करो, ड्यू एंट्री पास कर लो, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड को ड्यू कर लो। अब मिस्टर वाई के पास क्या है, 60% ऑफ डिवेंचर, हमारा डिवेंचर क्या है, 10% सिक्योर डिवेंचर है ना, तो हम क्या एंट्री करेंगे, सिक्योर डिवेंचर अकाउंट डेबिट 9,60,000 तो उसके पास में है, और बाकी जेड के पास है ना, तो हम डायरेक्ट ही कर लें। कितना है डिवेंचर्स टोटल, 16 लाख है ना, ठीक है। ट्रेड पेबल्स भी तो है, ट्रेड पेबल्स वाई और जेड को मिला के कितना,
1,60,000 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 160 टोटल, और उन्होंने पैसा भी दिया हमें, दोनों ने मिला के कितना दिया? 2y 2z ड्यू एंट्री पास कर रहे हैं। अब y को क्या क्या मिलेगा? 16 लाख का 60% कितना? ट्रेड पेबल्स में 1 लाख, इंटरेस्ट में भी तो 60% ही होगा, 96,000, और बैंक 1 लाख। फिर जेड को बाकी बचा हुआ आ जाएगा। 60 टोटल कितना बाबा? टोटल बिंग अमाउंट ड्यू, यहां तक ये एंट्री समझ में आता है? हाँ। ऐसा ही हमने पहले भी किया था ड्यू करके। अब यहां पे देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड एग्री टू कैंसिल 50% ऑफ देयर रेस्पेक्टिव टोटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, दे ऑल्सो एग्री टू पे 1,60,000, ये भी आ गया उसमें, एंड रिसीव न्यू 12% डिवेंचर फॉर द बैलेंस अमाउंट। तो वाई डेबिट टोटल वैल्यू का 50% देंगे, कितना हो जाएगा? 11 लाख समथिंग, 11 लाख समथिंग आएगा ना। अरे 12,56,000 प्लस 8,24,000 इतना टोटल वैल्यू पे करना है, उसका 50% के लिए ही तो आप लोग डिवेंचर दे रहे हो। हाँ जितना भी आ रहा है, कितना? 10,40,000। ठीक निकाला है क्या? 12, 8, 20 वैल्यूज ठीक निकाला है क्या तुम लोग? 960, 1,96,000 और 1 लाख इधर तुम्हारा 1250 से उधर 640 प्लस 60 कितना आना चाहिए था? मेरा कैलसी टोटल मिला के तो 11 लाख 20 सही आ रहा है ना? क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 640 प्लस तुम्हारा 640 का तो डिबेंचर्स था जेड का, और क्या क्या था? 60,000 का ट्रेड पेबल्स, इंटरेस्ट 64,000, 60,000 उसने दिया था। ठीक है। हाँ तो हमारे 12% डिबेंचर्स कितने आ गए? 10,40,000, और बाकी कहाँ चला जाएगा? $10,40,000। गलत निकाल रहे हैं। ठीक है, कैपिटल रिडक्शन में कितना आएगा? 5। फिर अदर ट्रेड पेबल्स भी क्या कर रहे हैं? अदर देन वाई एंड जेड, वाई एंड जेड का तो कितना था? 160। टोटल ट्रेड पेबल्स कितने हैं?
5 लाख में से 160 तो हो गया, बचा 340, उसका 50% यानी 1,70,000 विल बी ट्रांसफर टू योर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ये समझ में आया क्या पॉइंट नंबर 4? यहाँ है ना प्रॉब्लम है, देखो सुनो, Mr. Y and Mr. Z agreed to cancel 50% of their respective total debt including interest। तुम लोग क्या कर दिया, यहां पे तो बैंक वाला पैसा भी उसका रिकंस्ट्रक्शन में डाल दिया। अरे वो रिडक्शन में कितना जाएगा, उनका टोटल डेट कितना है, दिस प्लस दिस, उसका 50% ही तो माफ कर रहे हैं। जो बैंक में पैसा दिया उसका 50% क्यों माफ करेंगे उन लोग, वहां गलती कर रहे हो। तो यानी 16 लाख प्लस 160 उसका 50% यानी 9,60,000 जाएगा रिकंस्ट्रक्शन में। अरे ये समझ में आया क्या, जो उन्होंने बैंक में पैसा दिया अभी अभी उसका थोड़ी ना उन लोग माफ कर रहे हैं। उन लोग क्या बोल रहे हैं, हमारा टोटल डेट प्लस इंटरेस्ट का 50% माफ कर देंगे हम, तो उसका तो 960 होता है, और बाकी बचा हुआ पैसे के लिए क्या करना है, हाँ इसका मतलब 11,20,000 रुपीज का डिबेंचर इश्यू करना है। मेरा ना वो हम अभी देखो बैलेंस वाला हम लॉन्ग किया है, मतलब हम क्या एक्सेप्टेड इक्विटी शेयर्स फॉर द बैलेंस। तो डायरेक्टर का लोन होगा बुक्स में, कितना का लोन है, 1 लाख का। तो डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट एग्जाम में क्या करता है, बस एक लैंग्वेज को थोड़ा सा खींच लेता है, वहां हम अपना दिमाग प्रोसेस करता है, अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन है, सेम सब कुछ सेम दिखाई देता है। अरे कभी देखा एडिडास और एबीबास, अरे सब कुछ सेम दिखाई देता है, बट फोकस होने से ही पता चलता है अच्छा ये डुप्लीकेट और ये ओरिजिनल है। आईसीए भी वही करते हैं, उनका पेपर में जो क्वेश्चन होता है और स्टडीमेट में जो होता है रेप्लिका दिखाई देता है, जब पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखता है तो बस कहीं पे ही इज द एंड, जैसे ये ऐसे लैंग्वेज चेंज करके घुमा देता है, और हम लोग तो फ्लो में वही समझ लेता है, ये तो क्वेश्चन किया हुआ है एग्जाम में, आई मीन दम करके आ जाओ, 19-20 का फर्क करके 10 मार्क्स ले जाते हैं। हाँ वही करते हैं छोटा, इसलिए फोकस चाहिए, इसलिए तो वो एग्जाम है, और वह भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट 1 लाख, इक्विटी शेयर्स कितना दे रहे हैं हम, 40,000। to capital reduction 60। capital commitment of rupees 3 lakh were cancelled on payment of 15,000 as penalty। कैपिटल कमिटमेंट इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी एंड कमिटमेंट। बुक्स में कहीं पे भी आपको ये लाइबिलिटी दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यानी इसका अकाउंटिंग नहीं करना, हमें सिर्फ पेनल्टी पेमेंट का अकाउंटिंग करना है। तो पेनल्टी पे कर रहे हो तो एंट्री क्या होगा, यस। अब देखना, आप सारे पॉइंट ऑलरेडी स्टडी मेट्स के ही है। अगर एक में कैपिटल रिडक्शन लिखा है, एक में पहली कंस्ट्रक्शन, अच्छा नहीं ऐसे नहीं लिख सकते, यू हैव टू यूज द सेम अकाउंट। मैंने सब में कैपिटल रिडक्शन लिखा तो वही लिखेंगे, या आप रिकंस्ट्रक्शन होगा या कैपिटल रिडक्शन, वरना तो 2 लेजर बनाने पड़ जाएंगे। अब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं लगेगा
किस स्टडी मेट से? वहीं से छापा हुआ है, 2-3 क्वेश्चन को इधर उधर करके, वो एक पॉइंट में घुमाना था, घुमा दिया। डायरेक्टर रिफंडेड 1 लाख ऑफ द फीस प्रीवियसली रिसीव्ड बाय देम। अच्छी बात है, तो क्या एंट्री हो जाएगा? बैंक टू रिकंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन इजी लगा, बस क्या मिस्टेक किया हम, 15,000 का 2 सम दिया है ना, जिनको मार्क करके रखा था माइनस करना है, एक को ही माइनस किया तो मेरा 15,000 का डिफरेंस आ रहा था। बड़ा क्वेश्चन में वही प्रॉब्लम है। बैंक टू रिकंस्ट्रक्शन कितना? अरे सर का मिस्टेक बाद में बताएगा। तुम लोग मुझसे वो बोल रहे तो मेरा भी वही चल रहा है फ्लो। अभी हम लोग अभी दिया हुआ कैपिटल रिडक्शन तो वही लिखना पड़ेगा ना। हाँ 1 लाख। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड। कैपिटल रिडक्शन टू बैंक tax liability of the company was settled at 75,000 and was paid immediately। क्या ऑलरेडी प्रोविजन फॉर टैक्स था क्या हमारे पास? प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख बना रखा है। यस 1 लाख का प्रोविजन था, बट हमारा यूज आया है सिर्फ, तो बाकी कैपिटल रिडक्शन। फिर क्या है? रिवैल्यूएशन करना है। कोई भी एसेट है क्या जिसका बढ़ रहा है वैल्यू? सिर्फ एक ही है, बाकी सबका तो एक साथ ही कर लेंगे उसका। तो ये एक एंट्री है, a contingent liability which for which no provision was made, settled for 7,000. रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक। End of this amount 6,300 were received from insurance. नेट वैल्यू से एंट्री कर दो। तो बस 700 से एंट्री कर देते हैं। इसका 2 एंट्री में करना चाहे तो कर सकते हैं ना। किसका? इंश्योरेंस। हाँ कर सकते हैं। आप पहले करोगे रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक, फिर करोगे बैंक टू रिकंस्ट्रक्शन, नेट इफेक्ट वही है। नरेशन में लिखा देना, कोई दिक्कत नहीं। नरेशन तो चेक करते हैं इतना। अरे भाई नरेशन तो पढ़ता है, जब मर्ज एंट्री आप कर रहे हो तो उसका नरेशन ही है जो आपको सपोर्ट करेगा। अरे यार मार दिया तुम हमको। एक सीआर कैपिटल रिजर्व डिनोट हो जाएगा। हाँ वही तो, क्या बेटा। लास्ट एंट्री सबको क्रेडिट करते जाएंगे। बोलो किसको इसको क्रेडिट करना है? प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख। ठीक है। फर्नीचर एंड फिक्सचर 1 लाख। इन्वेस्टमेंट 50 लाख। और बोलिए। इन्वेंट्री 250। और ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख। ईयर 1460। कैपिटल रिजर्व 775। गुडविल पेटेंट सब कहाँ चला गया? मैंने कर दिया था। गुडविल 11 लाख। हम तो नहीं किया। पेटेंट 5 लाख।
कितना आ रहा है कैपिटल रिजर्व? 775। इसका डेबिट का टोटल बता दो। भैया जो नोट्स टू अकाउंट्स में जिसे दिखाना पड़ता है अब इन्वेंटरी उसमें कुछ रिवैल्यू किया है तो माइनस के नहीं देना पड़ेगा डायरेक्ट डायरेक्ट भी लिख सकते डायरेक्ट 49 लाख 85। क्या ही है रिकंस्ट्रक्शन, इतना इजी चैप्टर है। इससे टफ तो है और भी बहुत कुछ है, ये तो सबसे इजी है। घर से यहाँ तक पढ़ने आना ये उससे टफ। इतना भारी बैग उठा के लाना पड़ता है। क्लियर है ये? नेक्स्ट बताइए। 4 नंबर। टू हो गया था क्या? नहीं, वो शेष हो गया। टू में किसी का डाउट है तो पूछ लो। टू शायद मैंने सॉल्व कर रखा होगा। टू मैच कर सकते हो। भैया क्या बोलते हैं बैंक अकाउंट में पैसा भी आ रहा है रिकंस्ट्रक्शन में और ओवरड्राफ्ट भी दिखा रहा है लेकिन सेटल करने बोला नहीं है नहीं करेगा डिपेंड करता है, या तो बिजनेस का 2 बैंक अकाउंट है, हाँ बट हम तो यही मानते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट है तो पहले हम वही सेटल करेंगे, उस पर इंटरेस्ट क्यों देंगे? नहीं तो कैसे करेगा अगर दिया बैंक बैलेंस से पॉजिटिव बैलेंस हो गया है तो बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में दिखाओ, वो तुम्हारा करंट लायबिलिटी से हट जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा तो अगर दोनों का क्या बोलते हैं नेट वैल्यू माइनस में आता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट। नंबर 2 में मैच कर लो जिसका हो रखा है। नीचे का। देखो सबसे पहले तुम्हारे पास 15,000 ऑथोराइज्ड है, ऑथोराइज से तो मतलब ऑथोराइज्ड एंड इशूड है, तो प्रेफरेंस शेयर्स का कहानी में क्या क्या बदला? पूरा प्रेफरेंस शेयर्स कुछ बदल गया क्या? 8% वाले हटके नए प्रेफरेंस शेयर्स तुम्हारे बुक्स में आ गए 6%, है ना? वो भी कितना, 6 लाख रुपए और 1.5 लाख, 7,50,000, टोटल 7,50,000 का प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, तो 750 रहेगा। इसमें चेंज क्या करना है, बस ये हट जाएगा, ये 6% और नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बदलेंगे क्योंकि फेस वैल्यू क्या हो गया, 10 हो गया है ना, तो कितना हो जाएगा 75,000। एक तो ये बदलेगा बैलेंस शीट में, ठीक है। अब देखो इक्विटी शेयर्स भी देख लेते हैं क्या बदला इक्विटी शेयर्स में। पुराना इक्विटी शेयर्स 50 रुपए फेस वैल्यू का था, उसको बदल के तुमने 5 रुपए का किया, 937501, फिर 281, 250 और कहाँ है 2,25,000, 37,500, 1,25,000, टोटल 762,500 का इक्विटी शेयर कैपिटल। 762,500, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे 152,500, फेस वैल्यू 5 रुपए। एक तो ये बदलेगा और कंसिडरेशन अदर देन कैश आप नीचे ब्रैकेट में दिखा दोगे।
देन नेक्स्ट आपने काम किया बैंक का। बैंक में पैसा था कितना, ऐसे अलग से बता नहीं रखा, तो अपन जर्नल से ही देखते हैं। बैंक में पैसा आया 281 250। देन और आया 1,25,000, पेमेंट कर दिया 2,50,000। तो यहाँ बैंक बैलेंस आ जाएगा 156,250। ठीक है, मैच कर रहा है ना लक्ष्मी। देन लास्ट एंट्री के अकॉर्डिंग पीएनएल हट जाएगा, राइट ऑफ कर दिया। प्लांट 43,750 से कम कर दो, 291,250 प्लांट का वैल्यू बचेगा। देन ट्रेडमार्क एंड गुडविल 161,250 से कम करना है। ट्रेडमार्क एंड गुडविल है 397, 236, 250। ठीक है, उसके बाद में लोन कितना वेव ऑफ हो गया, 187,500 प्लस 2,50,000, 437,500 का लोन गया। तो लोन था 716,250 का, 278,750 का लोन रह जाएगा। और तो शायद कुछ किया ही नहीं। इक्विटी को इक्विटी, बैंक हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, लोन हो गया, नथिंग मोर देन दैट। अब टोटल कर लो, मैच होना चाहिए 750 प्लस 762,500, 278,750, 258,750, 43,750, 20,93,000। और एसेट साइड का टोटल कर लो। ये सब क्या था क्या लक्ष्मी, मिस्टेक कहाँ आ रहा है? मैच हो तो रहा है। वही जर्नल से प्लस माइनस कर लेने का, अपने आप बैलेंस शीट बन जाएगा। नंबर 4, इसमें डाउट है, और देखो साथ में करते हैं। माइनस करना ही पड़ेगा, अपना बैंक बैलेंस पॉजिटिव नहीं आ रहा। देखो नंबर 4 बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। A reconstruction scheme prepares and duty approved। ठीक है, the salient features of the scheme were as follows। स्कीम दिया हुआ है, जर्नल पास करना है। पहला बोला है पेड अप वैल्यू ऑफ 7% प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड टू ₹80, बट द रेट ऑफ डिविडेंड बीइंग रेज्ड टू 9%। कोई बात नहीं, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को बंद कर दो। आओ देखो साथ में करते हैं। 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना रुपए का है, 9 लाख। अब इनको हम क्या दे रहे हैं, 9% प्रेफरेंस शेयर, लेकिन कितना रुपए का, 80 रुपए का। तो कितना हो जाएगा, ये फेस वैल्यू था 100, अब मिल रहा है इनको फेस वैल्यू 80, तो 7 लाख
to reconstruction account छोड़ी सारा क्वेश्चन तुम यहाँ जो करते हैं तुम लोग कोई प्रैक्टिस नहीं किया कौन हम लोग कौन सा किया कुछ नहीं किया क्यों नहीं किया मतलब समझी करेंगे से तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना करके रखते गलतियां होती तो वो रिटेन भी रहता अब तो गलती नहीं होगी क्योंकि दिमाग सारा प्रोसेस ही कर लेगा पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू 10 तो इक्विटी शेयर पहले कितना फेस वैल्यू का है 100 उसको 10 रुपए का बनाना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फेस वैल्यू 100 वैल्यू 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अब फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 10 दैट इज टू रिकंस्ट्रक्शन ठीक है एंड इट्स अ गुड हैबिट यदि आप फॉर्मेट बना बना के भी कर रहे हो तो एग्जाम में आपको आलस नहीं आएगा ना ही आप भूलोगे पेंसिल स्केल यूज करना इज ऑल्सो गुड हैबिट पेंसिल नहीं भी यूज करो एटलीस्ट स्केल तो चाहिएगा ही एग्जाम में आपको लाइन वगैरह तो खींचना होगा ना बेटर प्रेजेंटेशन के लिए तो आज से करोगे तो वो आदत ही बन जाएगा जैसे मेरे को हर नरेशन के बाद या हर जगह का लाइन टानने का आदत है वो सेग्रीगेट हो जाता है चेकर के लिए इजी है मार्क्स अलॉट करना लेकिन बहुत लोग का होता है वो ऐसे छोड़ के आते हैं वो क्लमजीनेस हो जाता है तो हैबिट डेवलप करना पड़ता है एक दिन में तो आएगा नहीं भाई यदि अपन सोचेंगे एग्जाम में तो कर ही लेंगे रेयरली कोई 1 या 2% बच्चा होता है जो सच में कर लेता है जैसा वो सोचता है बाकी से नहीं होता है और जब टाइम टिक 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 भागता है ना फिर तो आप अपनी औकात पे आ जाते हो जो क्लासरूम में करते हो वैसे ही पहुंच जाते हो जो तो लिखना है बस लिख दो द डायरेक्टर्स टू रिफंड 50,000 ऑफ द फीस प्रीवियसली रिसीव बाय देम देखो घिसा पीठा पॉइंट घुमाते रहते हैं इन्हीं पॉइंट्स को बैंक टू रिकंस्ट्रक्शन 50-50 नारे नारे 50-50 खाओ ब्रिटानिया 50-50 वेरी वेरी टेस्टी टेस्टी टिंग टिंग टिडिंग यहाँ पे एक आपका प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है करंट एसेट के 30,000 इधर आ गया फिर ट्रेड पेबल में आया नहीं तो मैच ही नहीं हो रहा था अभी देखा The debenture holder forego their interest of 26,000 which is included among the trade payables. Very good. कोई बात नहीं तो क्या करेंगे ट्रेड पेबल्स टू रिकंस्ट्रक्शन माफ कर रहे हैं उन लोग अच्छी बात है नहीं चाहिए कितना इंटरेस्ट ये वर्कर्स नॉन करंट एसेट कैसे हो सकता है वर्क्स हाँ और यहाँ पे नॉन बॉम्बे वर्कर्स लिखा हुआ है क्या चीज इसमें डिबेंचर जो सिक्योर्ड है बॉम्बे वर्कर्स लिखा हुआ है दिया होगा उनको कोई कंपनी का नाम होगा लेकिन अपना एसेट में बॉम्बे वर्क्स बोल के है क्या चीज पीपी है तो अभी तुम्हारा यहाँ पे दो वो होगा बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड बॉम्बे में और चेन्नई में 2 जगह होगा उनका हाँ, नहीं, ऑफिस हम बोल रहे हैं यहाँ पे लिखा है बॉम्बे वर्कर्स और वहाँ पे है बॉम्बे वर्क्स बॉम्बे वर्कर्स वाला जो जगह है ना हाँ उसका एसेट्स सिक्योर्ड कर रखा है मतलब सारा एसेट्स गिरवी रख रखा है ऐसे लग रहा था कोई होता ना लेबर वगैरह नहीं नहीं वहां को ऐसे डिनोट कर इन शॉर्ट तुम ये मानो इसका 2 ऑफिस एक बॉम्बे में और एक चेन्नई में 6% डिवेंचर ए वाला जब इशू किया तब बॉम्बे वाला सारा एसेट सिक्योर्ड है और जब बी वाला किया था तो चेन्नई की सारी एसेट्स को सिक्योर डाल दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्रीड टू वेव देयर क्लेम्स फॉर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ये तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते which is in arrear for the last 3 years तो no entry no entry
ऐसे ही लिख दिया, जब पॉइंट वाइज मार्क्स है हर चीज का एंट्री करे तो लिख दिया, नहीं भी लिखो तो कौन सा मार्क्स आएगा। Six percent debenture holder agreed to take over the Chennai works at 4,25,000 and to accept an allotment of 1,500 equity। मतलब जो 6% डिवेंचर्स है उन लोग बदले में हमारी चेन्नई की एसेट्स ले रहे हैं क्योंकि सिक्योर्ड उसी से था। बी 6% डिवेंचर यानी बी कैटेगरी वाले जो 6% डिवेंचर है उन लोग हमारी चेन्नई की एसेट्स लेके जा रहे हैं और क्या ले रहे हैं हमसे 1500 इक्विटी शेयर्स भी ले रहे हैं 10 रुपए वाले। Upon their forming a company called Jia Limited to take over the Chennai works, they allotted 9,000 equity shares। Oh my God, कितना कुछ बोल दिया, दिमाग में नहीं घुसा, हैंग हो गया। एक चीज समझ में आ रहा है कि ये जो 6% डिवेंचर्स है बी कैटेगरी वाले, इनको कुछ ना कुछ सेटल डाउन करना है। देखो आराम से स्टेप बाय स्टेप। इसमें जो पॉइंट दिया है उस हिसाब से मतलब लाइक होता है ना कि हम लोग 2 पॉइंट को एक साथ एंट्री कर देते हैं, तो वैसे पॉइंट देना पड़ेगा। मतलब 2 पॉइंट को मतलब जैसे आप लिख रहे हैं ना कि 1.1 का ये एंट्री 1.2, तो ऐसा भी होता है ना कि 2 पॉइंट का एक साथ एंट्री कर दिया। हाँ तो 5 और 6 लिख देना चाहिए यदि आप ऐसे उस माइंडसेट से सोच रहे हो तो, वरना नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं। नंबर चलेगा ना? हाँ चलेगा। 6% डिवेंचर टू, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, इसको स्टार मार सकते हो आप। यही पॉइंट में फंसे होंगे। हाँ, याद है भाई। अब इन डिवेंचर होल्डर को हम क्या दे रहे हैं? सबसे पहले तो चेन्नई वर्क मतलब ये लोग बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं हम लोग। इसमें हम लोग 2 डिवेंचर होल्डर्स को लिखा, ड्यू एंट्री पास किया, पहले ड्यू कर दिया ताकि चीजें समझ में आए। पहले देखो इन लोग क्या बोल रहा है, डिवेंचर होल्डर्स एग्री टू टेक ओवर, तो पहले मुझे डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर कर दिया। अरे डायरेक्ट भी कर सकता था बट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कर सकते थे बी 6% डिवेंचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू चेन्नई वर्क्स, वो भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम दे रहे हैं उनको, क्या दे रहे हैं, हमारी जितनी भी एसेट है चेन्नई वर्क्स वाली पीपीई में चेन्नई वर्क्स बोल के है 775, लेकिन हम कितने में दे रहे हैं उसको, 4,25,000 में दे रहे हैं उनको। अब डिवेंचर होल्डर तो प्रैक्टिकली 3.5 लाख का ही था, लेकिन हम कितना ज्यादा दे रहे हैं उनको, 4,25,000। अरे बाबा 4,25,000 में लेने को राजी हुआ है, और भी तो ज्यादा दे रहे हैं, शेयर भी तो दे रहे हैं। चलो इक्विटी शेयर्स भी दे रहे हैं, मान लिया 4,25,000 रुपए एक तो चेन्नई वर्क्स में एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम लोग, ये दे रहा है, और 15,000 का इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं ना, यानी देना था 3.5 लाख रुपए और बदले में हम क्या दे रहे हैं, अरे ज्यादा दे रहे हैं ना, तो यानी वो ज्यादा क्या चीज का है, एसेट की वजह से तो आ रहा है। तो मेरा एंट्री क्या होना चाहिए लॉजिकली, समझो यहाँ पे, आप चेन्नई वर्क्स को 4,25,000 की दिखाया, उसको उसी वैल्यू में दिया, उसी वैल्यू में दिया है ना। टेक ओवर द चेन्नई वर्क्स एट 4,25,000 यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, उसको रिडक्शन बोलना बाकी है। तो 4,25,000 में वो लेके जा रहे हैं, हम उसको दे रहे हैं 4,25,000, जितना भी डिवेंचर्स थे उसको हम क्या दे रहे हैं 4,25,000 में एसेट प्लस 15,000, यानी इन शॉर्ट डिवेंचर होल्डर को आप 4,40,000 पे कर रहे हो ना। तो मैं यहाँ देखो लास्ट में अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगा सब कुछ। मुझे देना था डिवेंचर होल्डर को कितना 350, लेकिन हम दे कितना रहे हैं, कोई बात नहीं ज्यादा दे दिया, तो रिकंस्ट्रक्शन तो आएगा ही आएगा बाद में। अब आगे समझना, लैंग्वेज खत्म नहीं हुआ अभी तक, नॉर्मल जैसा क्वेश्चन बोला वैसे किया कि बी कैटेगरी वाले जो डिवेंचर है उन डिवेंचर होल्डर को हम क्या दे रहे हैं, हमारी चेन्नई वर्क्स की एसेट दे रहे हैं एट ए वैल्यू ऑफ 4,25,000 एंड इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं एट ए वैल्यू ऑफ 15,000। ठीक है, अब यहां आगे पढ़ना क्या बोल रहा है, upon their forming a company called Jia Limited,
यानी इन लोग क्या कर रहे हैं, एक नई कंपनी फॉर्म कर रहे हैं टू टेक ओवर द चेन्नई वर्क्स. They allotted 9,000 equity shares of 10 each, fully paid up at par to Star Limited. यानी स्टार लिमिटेड के जो डिबेंचर होल्डर है, स्टार लिमिटेड के जो डिबेंचर होल्डर थे, उन्होंने एक नया कंपनी फॉर्म कर दिया, राइट. बदले में क्या दे रहे हैं रिटर्न में? शेयर्स. वो हमारी चेन्नई वर्क्स पूरी लेके चले गए, उन्होंने बदले में कंपनी को शेयर्स दिए. बदले में कंपनी को शेयर्स दिए कितने रुपए के? 90,000. 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, नहीं 9,000. अच्छा सॉरी 9,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, यानी 90,000 के इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं हमें. कौन सी कंपनी के? जिया लिमिटेड. जिया लिमिटेड के. तो हमारे लिए तो एसेट है, वो हमें मिल रहे हैं तो हमारे लिए एसेट है. इक्विटी शेयर्स ऑफ जिया लिमिटेड अकाउंट डेबिट 90,000 रुपए के उन लोग दे रहे हैं. अब ये कौन दे रहा है मुझे? हमारे डिबेंचर होल्डर. देखो हमने डिबेंचर होल्डर को ज्यादा पे किया ना, रिटर्न में उन लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक नई कंपनी फॉर्म करी, क्योंकि वो हमारी एसेट्स को एक अलग वैल्यू पे लेके जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंस वैल्यू पे कर रहे हैं बाय वे ऑफ शेयर्स ऑफ देयर कंपनी टू अस. उन्होंने जो नई कंपनी फॉर्म करी है उसका शेयर्स उन्होंने दे दिया बदले में, उसकी जगह शेयर्स दे दिया. यानी हमें बैंक टू डिबेंचर होल्डर होना चाहिए था ना, क्योंकि हमने डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट किया था 350 से और बदले में उनको 4,40,000 दिया है, तो 90,000 ज्यादा दिया है ना. बोलता है इस 90,000 जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उसके बदले में हमने जो नई कंपनी फॉर्म करी है उसके शेयर्स ले लो. एंड वी एग्रीड इट. पता है जाएगा, अब तो गया ही, क्या ही जाएगा. अरे कल शाम को और आज सवेरे हम ऐसे बोल रहे, हम यहाँ तक आवाज नहीं जा रहा था. मौन में रहता है. गर्म पानी का सॉल्यूशन. हाँ और भी है. अब देखो आपका डिबेंचर होल्डर मैच हो गया. अब आपका डिबेंचर होल्डर मैच हो गया. समझ में आया? क्लियर है? पॉइंट नंबर 6. चेन्नई वर्क्स का जो पैसा कम किया वैल्यू उसको वो सारा एसेट्स ले गया ना. चेन्नई वर्क्स 775 में क्या चीज? क्यों? 775 7,75,000 का चेन्नई वर्क्स था, उसको 4,25,000 में दे दिया. अरे मेरी बाकी का चेन्नई वर्क 7,75,000 का था, अब पूरा ले गया क्या? हाँ तो उसने कितने में लेके गया? 4,25 में, और डिफरेंस जो भी था वो लास्ट में रिकंस्ट्रक्शन में आ जाएगा. लास्ट में आएगा लास्ट में आएगा. अभी जस्ट पॉइंट नंबर 6 समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? जितने भी डिवेंचर होल्डर थे उनको हमने क्या दिया, हमारा एसेट दिया और इक्विटी शेयर्स दिया, और जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उसके बदले में हमने उनकी कंपनी के शेयर्स ले लिए, पैसा नहीं लेके. यही था आपका पॉइंट नंबर 6. ये तो एक सिंगल एंट्री में भी कर सकता था. हाँ कर सकता था, इन तीनों एंट्री को मर्ज करके आपकी एक एंट्री बना सकते थे. लेकिन फिर क्या होता, आपको दिखाई नहीं देता. डिवेंचर होल्डर कैंसिल होके तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता. आप बोलते कि इक्विटी शेयर फिर से डेबिट कर दिया, तो वो 350 का एंट्री देना पड़ेगा. ये दो एंट्री को मर्ज, मतलब देने से ही बेस्ट रहता है इस क्वेश्चन में. तो देने से ही बेस्ट रहेगा, वरना तो तीनों एंट्री को भी मर्ज कर सकते हैं हम. तीनों एंट्री को मर्ज करेगा तो एंट्री क्या बन जाएगा? 6% डिवेंचर 3.5 लाख, इक्विटी शेयर्स ऑफ जिया लिमिटेड 90,000, क्रेडिट हो जाएगा टू चेन्नई वर्क्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल. बस ये एंट्री भी हो जाएगा. और उसमें अगर रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकता है ऊपर, और उसको भी घुसा के चेन्नई वर्क्स साथ. अल्टीमेटली एंट्री तो वही बचेगा जो हमने नेट एंट्री अभी बोला था, सब कुछ प्लस माइनस हो गया. Point number 7. The Chennai Works Compensation Fund disclosed that there were actual liability of 1,000 only. हमने compensation fund बना कितना रखा है? चेन्नई वर्क्स कंपनसेशन फंड 5,000 का बना रखा है, राइट? एंड वो बोल रहा है लाइबिलिटी कितना है एक्चुअल में? As a consequence, the investment of the fund were realized to the extent of the balance.
entire investment were sold at a profit of 10% on book value and the proceeds were utilized for part payment of the creditor. यानी हम क्या कर रहे हैं, हमने एक इन्वेस्टमेंट बना रखा था, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट बना रखा था कितना, देखो अब एक चीज समझो, आपने आपके दो ऑफिस, एक बॉम्बे और एक चेन्नई, आपने उसके लिए एक सेपरेट स्पेसिफिक फंड, याद है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आप स्पेसिफिक फंड बनाते थे, वैसे ही आपने स्पेसिफिक फंड बना रखा है 15,000 का, 10,000 बॉम्बे वाले के लिए, 5,000 चेन्नई वाले के लिए। कल को फ्यूचर में किसी वर्कर को कुछ हो गया तो पे ऑफ करने के लिए हम बनाते ना वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है। और उतना ही पैसा अपने पास तो रख के कोई फायदा नहीं है, जब जरूरत होगा तब यूज करोगे ना। एक बार के लिए हम क्या करते हैं, उस फंड को इन्वेस्ट कर देते हैं। तो देखो यही 15,000 आपने क्या कर रखा है, इन्वेस्ट भी कर रखा है, ठीक है। अब पता चला कि आपने जो चेन्नई के लिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड बनाया था 5,000 का, वो 5,000 तो इन्वेस्टेड है, बोलता है सिर्फ 1,000 ही चाहिए, 4,000 तो एक्स्ट्रा है। तो 4,000 जो एक्स्ट्रा है उसको आप क्या करोगे, सेल करोगे। तो जब मैं इन्वेस्टमेंट को सेल करूंगा तो मेरा एंट्री क्या हो जाएगा, ठीक है। और एक तो इन्वेस्टमेंट बेचना है, प्लस मैंने लाइबिलिटी साइड में फंड बना रखा है 4,000 का एक्स्ट्रा, वो भी तो नहीं चाहिए, वो फंड भी हटा दूंगा। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, चेन्नई वर्क्स कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 4,000। अरे 5,000 क्यों, 5,000 का तो था जिसमें से 1,000 यूज होगा, तो 4,000 ही तो एक्स्ट्रा है ना, उतने से ही लाइबिलिटी कम करना है, तो वो मेरा कहां चला जाएगा, एंट्री ऐसे कर सकते हैं, चेन्नई वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू रिकंस्ट्रक्शन। हाँ कर सकते हो, मतलब फिर 5,000 अकाउंट डेबिट, हाँ, फिर 2,000 2,000, हाँ ठीक। अच्छा वो सेल का एंट्री नहीं दिखाया, करेंगे अभी। एंटायर इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब वो एक्स्ट्रा वाला भी, अब यहाँ एक्स्ट्रा नहीं, देखो पहले तो क्या बोला, एज ए कंसिक्वेंस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड वेर रियलाइज टू द एक्सटेंट ऑफ द बैलेंस, मतलब क्या बोल रहा है, जो एक्स्ट्रा है उसका कोई काम नहीं है, एज ए कंसिक्वेंस। फिर आगे जाके फुल स्टॉप के बाद बोल दिया एंटायर इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड, यानी इस लाइन का कोई रेलिवेंस ही नहीं बचा। यदि ये आगे एंटायर इन्वेस्टमेंट वर्ड नहीं यूज करते ना, तो हम कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, 4,000। एक तो लाइबिलिटी तो पड़ा ही रहता ना, तो अब इसने बोल ही दिया एंटायर इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, प्रॉफिट किसका, सर इन्वेस्टमेंट में एक जो इन्वेस्टमेंट कंपनसेशन फंड 15,000 वो बेचेंगे ना, क्या चीज, क्या बोल रहे हो, इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है 15,000 का फिगर, हाँ वो वाला बेचेंगे ना, हाँ वही बेच रहे हैं, यही तो बेचेंगे, ना इसको, तो 5,000 के बेचेंगे, फिर पूरा 15,000 बेचेंगे ना? पूरा ही तो बोल रहा हूँ, पूरा ही बेचेंगे, लेकिन प्रॉफिट कितना, तो 10%, 1,500 रुपया। नहीं गुस्सा नहीं, क्या चीज, ये बोल रहा है हम गुस्सा हो गए। नहीं नहीं कोई बात नहीं। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, अब मेन है आगे, एज ए कंसिक्वेंस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड वेर रियलाइज्ड to the extent of the balance, entire investment were sold at a profit of 10% on book value and the proceeds were utilized for part payment of the creditor, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 14,000। 1,000 तो लाइबिलिटी है, वो तो फंड में रहेगा ना, एंटायर, हाँ तो जो चीज काम का नहीं है उसी इन्वेस्टमेंट को तो बेच रहे हो तुम लोग। अरे 1,000 का तो लाइबिलिटी डिटरमाइन हो गया, वो तो फंड रखोगे ना, तो आपको कौन सा बेचना है। अब जो लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा, मतलब 14,000 वाला, 14,000 वाला आप बेच दोगे कितने में, इन्वेस्टमेंट का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो बैंक अकाउंट डेबिट
ध्यान रखना हम 14,000 का ही बेच रहे हैं, एक्स्ट्रा जितना भी था, क्योंकि 1,000 तो लाइबिलिटी है। तो 14,000 को 10% बुक प्रॉफिट मतलब 15,400 में बेचा हमने। टू इन्वेस्टमेंट ऑन वर्कमैन कंपनसेशन फंड 14,000 टू रिकंस्ट्रक्शन। बट लैंग्वेज तो क्वेश्चन का एंटायर फंड को ही बोल रहा है, डिस्क्राइब करना चाहिए था कि क्या बोलता है। As a consequence, the investment of the fund were realized to the extent of the balance. मतलब इन्वेस्टमेंट का जो realize इसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट कौन सा रियलाइज कर रहे हैं, ऑफ द बैलेंस, यानी मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 15,000 था, फंड भी 15,000 था, बट जब 1,000 का लाइबिलिटी पता चला तो टू द एक्सटेंट उतना छोड़ दिया, उसके अलावा जो बैलेंस है वो हमने पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट बेच के रियलाइज कर लिया। फिर आपका बॉम्बे वर्कर्स का भी तो आपका पूरा आ गया ना, 10 और 4 14,000। बॉम्बे वर्कर्स का तो अभी भी लाइबिलिटी नहीं है मेरा। कहाँ है, कहाँ बताया? सिर्फ आपका एक ही जगह लाइबिलिटी एलोकेट हुआ है, दैट इज चेन्नई वर्क्स का। तो फिर क्या बोलते हैं, जो हम बना के रखे 15,000 का फंड, हम लोग 4,000 तो उसमें डाला, क्या हमने फंड बना के रखा है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है इन्वेस्टमेंट रियलाइज कर लो। नहीं, जैसे हम लोग क्या किया, पहले 4,000 वाला लायबिलिटी को कम किया, रिकंस्ट्रक्शन फंड कम किया, लाइबिलिटी कम नहीं किया, हमने फंड कम कर दिया। हमने फंड एलोकेट कर रखा था बॉम्बे और चेन्नई को 10,000 और 15,000। बोलते हैं बॉम्बे वाले फंड को छेड़ना नहीं, वो फंड रहेगा, चेन्नई वाले फंड में सिर्फ 1,000 ही हमें यूज करना है। तो 4,000 एक्स्ट्रा उसको रिवर्स कर दो। और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आपका लाइबिलिटी डिटरमाइन हुआ उसके ज्यादा जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो सारा बेच दो, एंटायर इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए किया था ना, क्योंकि क्या बोलते हैं वो पैसा ऐसे पड़ा था। हाँ, तो बॉम्बे वाला तो ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, बॉम्बे वाला का जो 10,000 भी तो इसमें है इन्वेस्टमेंट में, वो भी हाँ, दिया। क्योंकि क्वेश्चन ही वही बोल रहे हैं ना, एंटायर इन्वेस्टमेंट इन एक्सेस ऑफ, जितना लाइबिलिटी डिटरमाइन हुआ है उससे जितना एक्स्ट्रा है वो सारा बेच दो, यानी इन्वेस्टमेंट में रखना नहीं है पैसा। तो क्वेश्चन जैसा लैंग्वेज बोल रहा है उसके हिसाब से आ रहा है। लॉजिकली तो इनको ये ऐसा फ्रेम करना ही नहीं चाहिए था। भाई आप बॉम्बे वाला इन्वेस्टमेंट क्यों बेच रहे हो, सिर्फ 4,000 का ही बेचना चाहिए था, बट वो लैंग्वेज उन्होंने ऐसा फ्रेम कर दिया तो ऑप्शन नहीं बचा। बैंक में बैलेंस रहेगा, मतलब क्वेश्चन सेटर से ही कुछ प्रॉब्लम हो गया कि उसको लॉजिकली तो क्या करना चाहिए था, सिर्फ 4,000 वाले के लिए बोलना चाहिए था। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार रिवाइज करोगे तब होगा। ये हो गया। अब क्या बचा, जो भी पैसा आया उससे क्या करना था, क्रेडिटर्स को पे करना था। पे करो। क्रेडिटर्स को पे करना था। ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट Trades payable. टू बैंक 15,400। जितना है उसी से तो पे ऑफ करने बोल रहे हैं ना, पार्ट तो कर दिया पे ऑफ। भैया इसमें ना क्या बोलते हैं, मैंने नंबर 1 2 3 नहीं किया हुआ है और 5 नहीं किया हुआ, सब भी करे क्या यार, इतना 5 और 7 से 5 और 7 क्या नेक्स्ट, एकदम से है ना। inventory was to be written off by 190 and a provision for doubtful debt is to be made to the extent of 20,000। तो ये तो बहुत इजी है। रिकंस्ट्रक्शन टू अब यार 1 2 3 करे क्या फिर। प्रैक्टिस के लिए तो करना ही चाहिए, एग्जाम में है भाई, कॉपी में सब कुछ करके रखो, जब तुम रिवाइज करेगा तो चलेगा। कितना कितना था, इन्वेंटरी 190 था और पीडीबी 20 था, 2 लाख। चार चला गया इंडिया का।
सर आई थिंक वो इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद सिर्फ नीचे वाला इन्वेस्टमेंट का ही हो रहा है। क्या 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 इन्वेस्टमेंट जो हम लोग बेचे हैं 15,400 में मिला है जो, पूरा ही बेचेंगे। तो 15,000 के फिगर का ही बात हो, फिर नीचे वाला चेन्नई वो कम्प्लीटली रिटर्न आ, इसका क्या करेंगे? तो बचा हुआ चेन्नई वर्क्स को राइट ऑफ करेंगे अभी। 1,000 जो ऊपर अभी ये हो गया। अब चेन्नई वर्क्स का वैल्यू कितना बचा था? 1,000 हैं? चेन्नई वर्क्स तो पीपी में नहीं था क्या? 350 बचा था। 350 बचा ना? हाँ। हाँ तो उतना राइट ऑफ करेंगे। हाँ वो उस समय जो दिया था डिवेंचर के बदले, यस। तो कर दिया। तो चेन्नई वर्क्स कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। और क्या राइट ऑफ कर रहा है? बॉम्बे वर्क्स का वैल्यू ठीक है जी। अब सबसे पहले नंबर 9 एंट्री में राइट ऑफ कर देते हैं। चेन्नई वर्क्स को कितना है? कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं। अरे ये 350 का वैल्यू समझ में आया क्या? आपके पास चेन्नई वर्क्स एज ए पीपी था 7,75,000, जिसमें से आपने दे दिया था ना 4,25,000 में। तो आपके पास वैल्यू कितना बचा? 350। तो पूरा राइट ऑफ कर दिया हमने। ये हो गया। और क्या करना है? रिकंस्ट्रक्शन में कितना बचा है? 6,40,000। इसमें 2/3 वो करना है। चलो पहले रिकंस्ट्रक्शन का वैल्यू टोटल निकालो। 6,40,000। 6,40,000 यही है क्या? 2 PM। ज्यादा हो गया। हाँ, 60,40,000। 6,14,000 टोटल तुम्हारे पास है। 2 PM। ये है। इसमें से पीएनएल पूरा का पूरा राइट ऑफ होगा। सबसे पहले पीएनएल का डेबिट बैलेंस है हमारा 2 लाख रुपए। अभी भी पैसा बच गया 4,01,400 बचा हुआ है, जिसमें से क्या करना है? 2/3 बॉम्बे वर्क्स वाला जो पीपी है वो यूज करो। 2,67,000। यानी इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, 267। जितना भी पैसा बचा है उसका 2/3 आप बॉम्बे वर्क्स की एसेट को राइट ऑफ करने के लिए यूज करो, और बचा हुआ पैसा आप कहां डाल दो? 133। क्लियर है? आपका रिकंस्ट्रक्शन में वैल्यू बचा, जिसमें से पहले हमने 2 लाख का पीएनएल राइट ऑफ कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू बचा 4,01,400। अब उसका 2/3 हमने पीपीई के लिए यूज किया, क्वेश्चन बोल रहा है, और बाकी बचा हुआ 1/3 हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। और कोई डाउट है तो बोलिए। अब तो शायद डाउट नहीं होना चाहिए, जितना सारा अच्छा था आपने पूछ ही लिया, अपन ने कर भी लिया, ज्वाइन कर लिया था ना। तो रिकंस्ट्रक्शन वाइंड अप कर सकता है, हाँ। क्योंकि जो भी वो बेसिक्स वाला है, जितना भी आपका कुछ बचा होगा, यदि उनमें फंस भी रहे हो तो आपने जो ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व किए उनको देखना, उनकी लैंग्वेज को रीड करना, उसमें कैसे किया था पहले वो रिकॉल करना, तो ऑटोमेटिकली वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इतना कर लेना। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर। नेक्स्ट में कल से हाँ, तो इन्वेस्टमेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बड़ा चैप्टर है। थैंक यू। अच्छा सुनो ना।